नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। उस क्रम में आज हम 64वीं बीपीएससी से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पूर्व जितने भी साक्षात्कार हुए हैं, चाहे 60 से 62वीं हो, 63वीं हो, अगर उसको देखा जाए तो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और यह एक जेन्युइन प्रश्न होते हैं, कुछ जो कि प्रशासन से जुड़े प्रश्न हैं और लगभग यह सभी से इससे एक दो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर वे कौन कौन से प्रश्न हैं जिससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हो पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। सबसे पहले बीपीएससी इंटरव्यू सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में अगर हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करें तो ये जो 4, 5, 6 जो प्रश्न दिख रहे हैं, यह जेन्युइन प्रश्न है और ये बार बार पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि बीपीएससी के तहत जो चयन होता है वो प्रशासन में आने के लिए होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। ये आप अक्सर पूछा जाएगा कि अगर अपना जॉब प्रेफरेंस में डिप्टी एसपी या एसटीएम या जो भी डाला है, जो भी प्रशासनिक हो या कुछ भी हो, तो आपसे पूछा जाए कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो इस पर क्या प्रश्न होगा, इसका क्या जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि बोलते हैं कि बचपन से ही मेरा सपना था, इसमें आना था, मेरे माता पिता का सपना था और देश सेवा करने के लिए, राष्ट्र सेवा करने के लिए कूट कूट के। तो इस प्रकार के जो है ये उत्तर है, ये बिल्कुल ये निगेटिव करते हैं। इस प्रकार के अच्छा उत्तर ये नहीं माना जाता है। हमें ऐसे उत्तर का जवाब देना है जो एक अच्छा उत्तर होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कुछ ये जो पॉइंट हैं जिसको आप अच्छे उत्तर के रूप में दे सकते हैं, या आप अपने आप से भी इस पर अच्छा सोच करके जवाब बना सकते हैं। ये जो बनाया होता है कि देश सेवा करना है, बचपन से सपना था, माता पिता का सपना था, ये कोई अच्छे उत्तर नहीं होते। तो आखिर इसके क्या होंगे, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो देखिए कि इसमें क्या है कि कैरियर का बेहतर विकल्प है, आप बोल सकते हैं। क्योंकि कैरियर है, जो सच्चाई है वो बोलने में कोई परहेज नहीं है। एक कैरियर का एक बेहतर विकल्प है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके कैरियर के बारे में। दूसरी इसमें क्या है, वर्क डाइवर्सिटी है, यानी कि कार्यों की विविधता है। यानी कि आप प्रशासन में जाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे कार्य करने के मौके मिलते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य करने के मौके मिलते हैं। तो यहाँ पे कार्यों की विविधता है, बहुत सारे क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, यानी कि प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। एक बड़े टीम वर्क के साथ कार्य करने का मौका मिलता है। एक आपके पास लीडरशिप की भावना होती है, आप एक अधिकारी होते हैं, आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे तकनीकियन काम करते हैं। और क्या है, एक सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय है। क्योंकि सच्चाई कहने में कोई परहेज नहीं है और कोई भी आदमी चाहता है, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि एक समाज में एक अच्छा सम्मान हो, प्रतिष्ठा मिले और एक अच्छे पद पे चयन हो। तो सिविल सेवा में आना एक बहुत ही सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय है। तो इस प्रकार का जवाब दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम दूसरे भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप डिप्टी एसपी या एसटीएम, अगर जिनका डिप्टी एसपी अगर चॉइस है या एसटीएम है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें 64वीं बीपीएससी में, तो डिप्टी एसपी का 40 पद है। हमने 64वीं बीपीएससी के जितने भी पद हैं कुल मिलाकर के 1465 पद है, जो कि बहुत ज़्यादा पद है। उस पर जितने भी लेवल 7 और लेवल 9 के हैं, उस पर एक वीडियो बना हुआ है। आप इस जो 64वीं बीपीएससी के पोस्ट डिटेल्स के बारे में संबंधित वीडियो को प्ले लिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, डिप्टी एसपी के कुल 40 पद हैं और एसटीएम के 28। यानी कि ये जो डिप्टी एसपी है, ये बिहार पुलिस सेवा के जो 40 पद हैं और बिहार प्रशासनिक सेवा के एसडीएम के 28 पद हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि आप डिप्टी एसपी या एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं, सीटीओ क्यों नहीं बनना चाहते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब क्या दे सकते हैं, आप खुद से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से दे सकते हैं। सामान्य तौर पे देखें तो इसका जवाब ये हो सकता है कि पद के लिए योग्य हैं, कि हमने इस पद के लिए योग्य हैं, यानी कि हम एसडीएम और डिप्टी एसपी बनने के लिए मेरे में वह योग्यता है, मेरे में वो क्षमता है और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए मेरी इच्छा है कि हम जो भी ये चैलेंज है। क्योंकि डिप्टी एसपी आप जानते हैं कि यह 24/7 और एसडीएम का भी है। तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए, यानी कि चैलेंज मेरे लिए, मेरी इच्छा है, मेरी रुचि है उस प्रकार से करने में, और इस सेवा का अच्छा मौका है। तो आप इस प्रकार से कुछ जवाब दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं कि ये जो
इंटरव्यू पूरी तरह से है या एक पर्सनालिटी का टेस्ट होता है या नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि नॉलेज इसके पूर्व आपसे प्री और मेंस में चेक हो चुका है। आपने पीटी का एग्ज़ाम पास किया है, मेंस का एग्ज़ाम पास किया है, यानी कि आपके पास नॉलेज है, तभी तो आपने इंटरव्यू तक पहुंचा है। तो यह पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, न कि नॉलेज का है। और यह पूरी तरह से एक औपचारिक वार्तालाप है। औपचारिक वार्तालाप कहने का मतलब है कि आपसे एक औपचारिक रूप से आपसे वार्तालाप होगा, कुछ लोगों का एक बोर्ड बना होगा, आपको एक टाइम मिलेगा, उस समय जाना है और एक औपचारिक वार्तालाप होगा। बस वो आपसे बारे में कुछ बात करेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। यह पूरी तरह से एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। उसके बाद आइए फ्रेंड्स, जो अगला जो प्रश्न है कि आप में कौन सा गुण है जिसके कारण आपको इस पद के लिए चुना जाए। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आप में वो कौन सा गुण है। जैसे कि बहुत लोग आ रहे हैं, साक्षात्कार दे रहे हैं कि आप ही को क्यों चुना जाए, दूसरे को क्यों नहीं। तो आप में वो कौन सा गुण है जिससे कारण आपको चुना जाए। तो आप बता सकते हैं कि हमारे में इसके प्रति लगन है, धैर्य है, मेरे अपने आप पे विश्वास है, हम इस पद के लिए योग्य हैं, हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। आप अपने आप में इस प्रश्न को फिट कीजिए और एक अच्छा उत्तर खुद से सोचिए। जब आप अपने आप से सोचिएगा तो एक अच्छा उत्तर निकल कर के आएगा और उसको आप खुद से बोलिए। एक घर में अपने आईना के सामने अपने ही प्रश्न कीजिए, अपने ही उत्तर दीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या मेरा यह उत्तर सही है। उसके बाद देखिए, अगला एक प्रश्न बनता है कि अगर आपका चयन इस पद पे हो जाता है, बोर्ड मेंबर पूछते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपका चयन इस पद पे कर लिया जाता है या हो जाता है, तो आपकी दो प्राथमिकताएं क्या होगी। यानी कि आप इसके लिए, यानी कि आप डिप्टी एसपी के लिए या एसडीएम के लिए अगर चुन लिए जाते हैं, तो आप जब प्रशासन में आ जाइएगा तो आपकी कोई दो प्राथमिकताएं क्या होगी। तो आप अपनी कोई भी दो प्राथमिकताएं बता सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो भी हमको इस पद, जैसे अगर हम एसडीएम का पद मिलता है मान लीजिए, तो आखिर अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन, तो एसडीएम के जो भी कार्य होंगे, जो भी पद होंगे, उसके जो कार्य होंगे कि हर पद का एक अलग अलग कार्य है। डिप्टी एसपी को क्या करना है, एसडीएम को क्या करना है, सीटीओ को क्या करना है। तो इस पद के माध्यम से आपको जो भी आपके कर्तव्य होंगे, अपने कायदे में, अपने नियम में रहते हुए आप उसको क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। हम अपने, या इसके अलावा भी अगर हमें सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा कोई अन्य कार्य दिए जाते हैं तो उसको भी हम अच्छे से निर्वहन करेंगे। या सरकार के द्वारा जो भी संचालित योजना है उसको सही ढंग से क्रियान्वयन करेंगे। अपने विभाग में या अपने ऑफिस में शांति व्यवस्था माहौल ऐसे बना करके रखेंगे, सभी लोगों से मिलजुल कर। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अगर आपका चयन एसडीएम के लिए किया जाता है तो आप क्या कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जिस पद के लिए आपको चयन किया जाएगा तो उसी पद से रिलेटेड ही आप कार्य कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको एसडीएम बना दिया गया तो ऐसा नहीं कि हम एक कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत बड़ा बात नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप एसडीएम बन रहे हैं, कोई आप डीएम नहीं बनने जा रहे हैं, कोई आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं कि अपनी तरफ से कुछ नई योजना ला सकते हैं, नई योजना का संचालन कर सकते हैं। नहीं, एक हर पद का एक दायरा होता है, उसी दायरे में रह के काम करना है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो बिहार में एसडीएम के जो कार्य हैं, अगर हम देखा जाए तो तीन चार पॉइंट में हम बांट के देख सकते हैं। अन्य भी कार्य हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एसडीएम के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, यानी कि विधि व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था को बनाए रखना है। जो भी जैसे एसडीएम होता है वह एक पूरे अनुमंडल का हेड होता है और पूरे अनुमंडल में उसको विधि व्यवस्था को बना के रखना है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो पावर होती है, शक्ति होती है कि वह धारा 144 लगा सकता है। जब कहीं जैसे कि दंगे फसाद हो जाते हैं तो वह समय पर आप देखते होंगे कि धारा 144 लगा दिया जाता है। तो एसडीएम के पास वो अधिकार है कि वह धारा 144 लगा सकता है और वह धारा 107 भी लगा सकता है। 107 कब लगता है, जब विशेष करके जब चुनाव होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत का चुनाव हो या विधायक का चुनाव या सांसद का। तो चुनाव के समय जो भी संदिग्ध लोग होते हैं, ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा अनहोनी कर सकते हैं या कुछ इस प्रकार के हैं जो कुछ घटना कर सकते हैं या चुनाव में धांधली कर सकते हैं, तो उन लोगों को एक थाने के द्वारा वारंट हो करके उन लोगों की वहाँ पे
जमा किया जाता है, उनसे जो भी पूछताछ की जाती है, तो ये भी 107 ये भी एसडीएम के द्वारा ही लगाया जाता है। उसके बाद क्या है, भूमि संबंधी भी मामला, क्योंकि भूमि संबंधी मामला भी ये देखते हैं, उससे निपटान, उससे जो भी विवाद हो, जैसे कि जमीन संबंधी विवाद है या किसी भी प्रकार का अगर विवाद है, सरकारी हो या गैर मजरूआ हो, जो भी हो, तो इस प्रकार के भी एसडीएम के ये भी कार्य होते हैं। और पीडीएस सप्लाई, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, अभी वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय रहा है। अभी जैसे कि जन वितरण प्रणाली, बहुत से ऐसे जन वितरण प्रणाली जो डीलर होते हैं उनके लाइसेंस को रद्द किए गए। तो ये जो पीडीएस जो सप्लाई का काम है, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कहते हैं, जन वितरण प्रणाली, ये भी काम एसडीएम के अंदर ही आता है। एसडीएम को इस पर बड़ा पावर है, क्योंकि एसडीएम जो जन वितरण प्रणाली का जो दुकान है, जिन्हें लाइसेंस दी जाती है, वो उन्हें लाइसेंस देने का कार्य भी करता है, और वह गलत पाने पर लाइसेंस को रद्द भी कर सकता है, लाइसेंस को छीन भी सकता है, उसे सजा भी दे सकता है, उसके वेतन उसके जो भी है उसको जांच कर सकता है। तो पीडीएस के क्षेत्र में इसका एक बड़ा कार्य होता है। और एक होता है अंतिम सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का काम करना है, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा बना करके रखना है। जो भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि पेंशन स्कीम हो गया, विधवा पेंशन हो गया, या जिस प्रकार की योजनाएं हैं, तो उसको भी या एसडीएम के माध्यम से होता है। इसके लिए एसडीएम का, तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह प्रशासनिक पद है और बहुत ही इसका महत्वपूर्ण है। तो हम इस प्रकार के कार्य बता सकते हैं कि अगर आपको इस पद एसडीएम के लिए चुना जाए तो आप ए कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंट को टू द पॉइंट, ताकि ऐसा नहीं कि हम ए कर देंगे, एक नई योजना ला देंगे, ये कर देंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ एसडीएम जो कार्य करने वाला है वही कार्य को हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं एसडीएम के कुछ कार्य। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि इस बार आपका चयन हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको जांचने के लिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको लगता है कि इस बार आपका चयन हो जाएगा। तो आप खुद से कोई भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा जवाब जिससे लगे कि हाँ हम इसके लिए डिजर्व कर सकते हैं। तो आप इसके लिए बोल सकते हैं कि हाँ सर, मुझे अपने आप पे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपनी मेहनत पे पूर्ण विश्वास है, मैं इस बार इसके लिए बिल्कुल चयनित होऊंगा। तो इस प्रकार आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है विशेष करके कि यदि आपका चयन होता है तो महिला सशक्तिकरण, यानी कि आप जिस क्षेत्र में आपका चयन हुआ तो आप अपने क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाइएगा। विशेष करके ये सवाल लेडी कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि अगर कोई महिला है, इंटरव्यू दे रही है, तो उनसे इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछा गया है और पूछना लाजमी है कि आप जैसे कि एक महिला होने के नाते अगर आपका चयन हम एसडीएम के लिए कर देते हैं या बीडीयू के लिए कर देते हैं, तो आप उस क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कीजिएगा, क्या कदम उठाइएगा। तो आप इसके लिए बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले क्या है कि क्योंकि आप एसडीएम हैं तो आप विधि व्यवस्था सही करेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र का विधि व्यवस्था सही रहेगा तो वहाँ क्या होगा, जब विधि व्यवस्था सही रहेगा तो वहाँ महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, और जब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी तो महिलाएं अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि विधि व्यवस्था को सही करेंगे। जब विधि व्यवस्था सही रहेगा तो उस क्षेत्र की महिलाओं को विश्वास होगा कि यहाँ विधि व्यवस्था सही है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, तब जाकर के आगे बढ़ेगी। और क्या करेंगे, तो शिक्षा के लिए, चूँकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा के लिए उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेंगे माध्यम से। उसके बाद क्या करेंगे, महिलाओं से जुड़े समस्याओं को निदान, जो भी महिला से जुड़ी, अगर जैसे कि आप लेडीज हैं, महिला से जुड़ी कोई अगर समस्या आ रहा है, कोई आपके सामने कोई आ रहा है, तो आप उसको त्वरित कार्रवाई कीजिएगा उसको निदान के लिए। जैसे कि कोई दिव्यांग या कोई विधवा हो या अगर बेसहारा महिला हो, तो उन लोगों की समस्याओं को तुरंत निपटारा कीजिएगा। जैसे किन्हीं को राशन नहीं मिल रहा है या किन्हीं को किसी प्रकार का परेशानी है, तो आप इस पर जो है सो कि विशेष ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ की महिलाओं को लगेगा कि हाँ ये जो है एसडीएम साहिबा है, वो हम लोगों के लिए, हम लोगों के हित में काम कर रही है, तो उनको वहाँ के महिलाओं को आप पर विश्वास बनेगा। तो इस प्रकार से आप उस क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो यही जो 4-5 मुख्य प्रश्न हैं जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं साक्षात्कार में, विशेषकर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बहुत लोगों का पूछना था कि कहाँ पे सॉरी बोलना है, क्योंकि बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, और ऐसा कोई नहीं है कि सभी प्रश्नों का जवाब दे सकता है। क्योंकि अगर हम मान लें तो अगर जैसे कि 120 मार्क्स का इंटरव्यू हो रहा है और उसमें 10 प्रश्न पूछे गए, तो हमें ऐसा नहीं मानना है कि एक एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, 12 नहीं 120, ऐसा नहीं है।
उसमें यह है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके जवाब आप नहीं दे सकते हैं तो सॉरी बोल दीजिए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसके जवाब देने पड़ते हैं, अगर आपके पास नहीं है फिर भी देने पड़ते हैं। तो हम देखिए फ्रेंड जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पे सॉरी बोलना चाहिए। अगर आपके से ऐसे प्रश्न पूछ दिए गए जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, जैसे कि आपसे समसामयिक मुद्दे के बारे में अगर कुछ पूछ दिया गया, आप इस घटना के बारे में जानते हैं, तो अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्पष्ट बोलिए कि सॉरी सर या माफ़ कीजिएगा नहीं जानते हैं। या आपके सब्जेक्ट या आपके ऑप्शनल से जुड़े कोई प्रश्न पूछ दिया गया, आप अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ पे सॉरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सॉरी बोलना भी एक प्रकार में एक अच्छा उत्तर है। अगर आप सॉरी बोल रहे हैं तो लगेगा उन लोगों को कि हाँ, एक इनमें इसके अंदर ईमानदारी है, आप स्पष्ट बोल रहे हैं कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको सॉरी नहीं बोल सकते हैं, अगर आप सॉरी बोल रहे हैं तो आपका निगेटिव जाएगा, आपके मार्क्स कम आएंगे, कट जाएंगे। तो कौन से प्रश्न है? अगर आपसे पूछ लिया जाता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको सॉरी नहीं बोलना है। जैसे कि अगर आपको जैसे कि एसडीएम डिप्टी एसपी के लिए चयन किया जा रहा है और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपको किसी ज़िले में या किसी अनुमंडल में अगर आपको एज ए एसडीएम नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ की समस्या, अगर कोई समस्या आती है तो आप उसके लिए क्या सोचिएगा, क्या कीजिएगा। तो आप अगर वहाँ पे बोल रहे हैं कि सॉरी सर, तो फिर आप अभी सॉरी बोल दीजिएगा, तो फिर वहाँ पे जाके क्या कीजिएगा। अगर आपसे कोई सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है कि आप जैसे कि महिला लेडी हैं, अगर आप अपने ऑफिस में हैं, अगर कोई व्यक्ति आता है आपके साथ कुछ ऐसा अभद्र बात करता है या दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो आप क्या कदम उठाइएगा, क्या कीजिएगा। तो आप फिर वहाँ बोल दीजिए सॉरी सर। तो इस प्रकार के बिल्कुल निगेटिव है। तो किन प्रश्नों पे सॉरी बोलना है, किन प्रश्नों पे सॉरी बोलना है, इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना होगा। तो यानी कि जितने भी सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे या आपसे जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ पे सॉरी नहीं बोलना है, उसके लिए आपको खुद से तैयार करना है और उसका उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जाने कि बीपीएससी इंटरव्यू में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, आप में कौन से गुण हैं जिसके लिए चुना जाए, या आपको लगता है कि इस बार चयन हो जाएगा, या अगर आपका चयन होता है महिला सशक्तिकरण के लिए क्या। इससे जुड़े और भी प्रश्न हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसीलिए हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग 64 बीपीएससी मुख्य परीक्षा दिए हैं और उन्हें अगर वे ये सोच रहे हैं कि साक्षात्कार की तैयारी हम जब इंटरव्यू कॉल आएगा तब करेंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फ्रेंड, जितने भी लोग आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आप लोग साक्षात्कार की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग कर रहे हैं, अगर आप अभी तक भी नहीं किए हैं तो आज से, यानी कि खुद से आज ही से आपने सोचिए और खुद से आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। आप इससे जुड़े वीडियो जाके देख सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, ऑप्शनल के बारे में, अपने हॉबी के बारे में, बायोडाटा के बारे में, इससे जुड़े वीडियो हैं, आप वहाँ से देख करके इसकी मदद ले सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब इंटरव्यू कॉल आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी का जब रिजल्ट आता है मुख्य परीक्षा का, तो साक्षात्कार लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है, 8 से 10 दिन के बाद। क्योंकि इस बार सीटों की संख्या और अधिक है, इसीलिए, और बीपीएससी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो इस बार मुश्किल से 1 सप्ताह भी हो सकता है। उस 1 सप्ताह के बाद ही रिजल्ट आने के बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और विशेषकर जिन लोगों का रोल नंबर आगे है उनका जल्दी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इसीलिए आप खुद से तैयार कर लीजिए। अभी आप अपने सब्जेक्ट और ऑप्शनल इससे जुड़े चीज़ तैयार कीजिए। फ्रेंड्स, और भी इंटरव्यू से जुड़े वीडियो के लिए आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।